नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेली स्टैटिक सब्जेक्ट जो हम लोग कवर करते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में, तो आज हमारे बास्केट में एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर जो है आपको ये सारी सीरीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। जो हिस्ट्री की घटना चक्र है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा साइमल्टेनियसली आपको इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज़ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की जीके बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। डेली स्टैटिक सब्जेक्ट जो है एक हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट पे, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो करंट अफेयर हैं उसको हम लोग कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट होगा 2022 के जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो, उन सबको टारगेट करना। तो इन डिस्कशन की दोस्तों आप जो पीडीएफ है वो अवेल कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जाकर। वहाँ पर आपको ये लोगो मिलेगा, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस सिंप्लीफाइड वे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस ईमेल आईडी पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्कशन का सबसे पहला आर्टिकल जो है, जो क्वेश्चन है वो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट आपसे ये कहती है, फोटोकेमिकल स्मोक एक ऐसी टर्म है जो कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हुआ है क्योंकि सनलाइट का इंट्रैक्शन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स के साथ हुआ है। कहने का मतलब है सनलाइट का जब इंट्रैक्शन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स के साथ होता है, तो क्या ऐसे फिनोमिना से जो रिजल्ट बनता है, क्या उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने ये कह रही है कि फोटोकेमिकल स्मोक का वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट, वन ऑफ द, आप ये कह सकते हो मेन पदार्थ जो उसके अंदर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो क्या ऐसा है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। तो स्क्रीन को पॉज करके दोस्तों करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 ओनली। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो गलत है। आइए यहाँ पर देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक, या जिसको हम लोग सिर्फ स्मोक कहते हैं, ये एक टर्म है दोस्तों जो कि डिस्क्राइब करता है हवा में जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन जो होता है वो जब पैदा होता है। लेकिन ये पैदा होता कैसे है? ये एक इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है। किसका इंट्रैक्शन? सूरज की किरणें जो हैं जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट केमिकल से टकराती हैं, तब जाकर हमें ये एलिमेंट देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। प्राइमरी कंपोनेंट जो है फोटोकेमिकल स्मोक का दोस्तों वो है ओजोन। ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है दोस्तों, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं उसको। लेकिन ओजोन जो ग्राउंड पे होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ग्राउंड लेवल ओजोन आता कहाँ से है? मतलब अगर ये ग्राउंड पे ओजोन अगर खतरनाक है तो आया कहाँ से? तो दोस्तों ये जो गाड़ियों से जो एमिशंस निकलते हैं, जो पॉल्यूशन निकलता है गाड़ी से, जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो हवा में फैलता है, ये कहाँ से आता है? जो गाड़ियों में जो एग्जॉस्ट लगे होते हैं वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड फैलता है। इसके अलावा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी वजह से भी जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है पैदा होता है। अब ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्या होते हैं दोस्तों? जो पेंट होते हैं ना, या जो सॉल्वेंट्स होते हैं, प्रिंट करने वाली जो इंक होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो, और गाड़ियों के जो आपने देखा होगा कोई कोई वैन होती हैं, उनके पीछे जो एग्जॉस्ट लगा रहता है, कितना ज़्यादा धुआं उनसे निकल रहा होता है कि पूरे उसमें ग्रे मैटर जो है पूरे ट्रैफिक लाइट पर वो हो गया होता है। तो ऐसी गाड़ियों से जो एलिमेंट निकलता है वो एक तरीके का ग्राउंड लेवल ओजोन जो है पैदा करता है। और ये सारे कंपोनेंट दोस्तों, चाहे वो यहाँ पर एक मिनट मिटा कर दिखाता हूँ, चाहे वो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या फिर व्हीकल एमिशंस हो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, अगर उनका इंट्रैक्शन सूरज की किरणों से हो जाए तो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है एक ऐसा फिनोमेना जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो देखिए एक क्वेश्चन की मदद से हमने फोटोकेमिकल स्मोक का पूरे बेसिक एस्पेक्ट कवर कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड है। ये बॉडी अक्सर न्यूज़ में रहती है। नंबर 1 स्टेटमेंट इसके बारे में आपको ये दी गई है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है?
ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है क्या, जिसको स्टैब्लिश करा गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट्स 1960 के अंतर्गत। दूसरा, क्या इसके पास मैंडेट है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक जो है वो स्टैब्लिश करे। तीसरी स्टेटमेंट, क्या इसके पास ये जिम्मेदारी है, इसके पास क्या ये अथॉरिटी है कि ये इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट कर सकता है, किससे रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दोस्तों है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने 1 and 2, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो सोचकर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है 2 and 3। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आइए यहाँ पर देखते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दोस्तों एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश करा गया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अंदर नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आता है। इसका मकसद है वाइल्ड लाइफ क्राइम को जो है उसको टैकल करना, और इसको दोस्तों क्रिएट करा गया था सेक्शन 38 क्लॉज Z वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इसका जो मैंडेट है, इसके पास अथॉरिटी है कि ये वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। ये कलेक्ट करी हुई इन्फॉर्मेशन जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं उनको भिजवा सकता है स्टेट अथॉरिटीज़ के पास, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के पास, ताकि वो इमीडिएट जो है वो एक्शन ले सकें और क्रिमिनल्स जो हैं जो कि इलीगल ट्रेड कर रहे हैं किसी एनिमल की या फिर कुछ ऐसे प्रीशियस फ्लोरा एंड फौना की, उनको पकड़ा जा सके। और दोस्तों इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका एक पूरा डेटा बैंक जो है इसके पास रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक। और ये इस डेटा बैंक को जो है वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ बोथ सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर उनके साथ जो है ये शेयर करता है। ये इस एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे दो टर्म्स के बारे में पूछ रहा है इकोलॉजी की। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को क्या प्रोडक्टिविटी कहते हैं हम लोग इकोलॉजिकल टर्म्स में। दूसरा, क्या इस बायोमास प्रोडक्शन जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं, क्या इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, मतलब GPP और NPP में। तो आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट होता है वो उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप, GPP और NPP। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन दोस्तों कोर इकोलॉजी के कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इकोसिस्टम का, क्या वो एक ऐसा रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से पैदा होता है। दूसरा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर आप माइनस कर दो, यानी कि अगर आप GPP को माइनस कर दो रेस्पिरेशन लॉसेस के साथ, तो क्या आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ऑप्शंस आपके सामने जो है आपको करेक्ट चूज करना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कुछ स्टेटमेंट दोस्तों कंसिडर करनी है चीता से रिलेटेड। सबसे पहली स्टेटमेंट, चीता क्या वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। दूसरी स्टेटमेंट, एशियाटिक चीता को क्या क्लासीफाई करा गया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट में। और तीसरा, चीता को क्या इंडिया से एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं चीता से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। चीता का दोस्तों साइंटिफिक नाम है एसिनोनाइक्स जुबैटस, ठीक है, एसिनोनाइक्स जुबैटस। इसके जो एंसेस्टर हैं वो मियोसीन एरा के माने जाते हैं। ये जो एराज हैं ये आप ज्योग्राफी की बुक्स में जो है दोस्तों वो पढ़ते होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि चीता जो है वो कौन से एरा से बिलोंग करता है, तो मियोसीन एरा से बिलोंग करता है। एक फैक्ट है चीता से रिलेटेड, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। लास्ट टाइम जो है चीता को कहाँ स्पॉट करा गया था, कहाँ देखा गया था, इसको 1947 में देखा गया था दोस्तों भारत में, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। और 1952 में जो है भारत की सरकार ने चीता को जो है विलुप्त डिक्लेयर कर दिया, एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो एशियाटिक चीता है ना वो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है
सिर्फ और सिर्फ अभी एशियाटिक चीता ईरान में सर्वाइव करता है और कहीं नहीं मिलता आपको वर्ल्ड में, बाकी सारी जगह से जो है वो लुप्त हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से चीता, जी हाँ 1952 में ही कर दिया गया, बहुत टाइम पहले कर दिया गया है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल माना जाता है। एक बिरादरी जो इसकी एशियाटिक चीता की है वो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और वो आपको ईरान में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे करके दोस्तों लिमिटेड क्वेश्चन बैंक के साथ और मैक्सिमम कवरेज जो है हम लोग करेंगे। और आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। इन धीरे धीरे कर रोज़ एक सब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करेंगे। और आप एक, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, शॉर्ट फैक्ट्स जो हैं, वो आप लिखते चलें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन में एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।